एड्स, ये तीनों क्या चीज़ है, कैसे परिभाषित करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है? आप लोगों में साइंस के कितने स्टूडेंट, कितने लोग हैं टीचर साइंस के? गुड। तो आपसे मैं बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहूँगा। एचआईवी का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? अरे सर उससे ज्यादा आता है आप लोगों को, बताइए तो सही है। जो मन में आए वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एचआईवी एक वायरस है। फुल फॉर्म बताइए पहले। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जी। अब इसको हिंदी में जरा परिभाषित करिए। ह्यूमन मतलब मानव। मानव। इम्यूनो डिफिशियंसी एक शब्द है रोग प्रतिरोधक के जंक्शन से बना हुआ है। क्या क्या है वो? इम्यूनिटी एंड डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी मतलब जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है, और डेफिशिएंसी मतलब उसका कमी, खराश, क्षरण। वायरस मतलब विषाणु, यानी वो विषाणु जो शरीर में जब प्रवेश करे तो रोग से लड़ने की क्षमता का क्षरण कर देता है। ये एचआईवी है। एचआईवी पॉजिटिव का क्या मतलब? किसी व्यक्ति में वो वायरस प्रवेश कर चुका है। वेरी गुड। होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं इसको एचआईवी। एचआईवी ठीक है, एचआईवी अंदर होने का मतलब द पर्टिकुलर पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब द डे वायरस एंटर्स द बॉडी पर्सन बिकम्स एचआईवी पॉजिटिव। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। It's a condition. गुड। अच्छा, एचआईवी पॉजिटिव होने और एड्स में क्या फर्क है? एक्वायर्ड मतलब किसी से प्राप्त किया हुआ, Excellent, बिल्कुल सही। किसी से हमने प्राप्त बिल्कुल किया है। सही। वो नाई की दुकान से भी हो सकता है या और किसी तरीके से। ये गलत बोला आपने। हाँ और किसी बोला एक्वायर्ड मतलब अच्छा किसी से लिया गया। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब फिर वही जी प्रतिरोधक क्षमता की कमी। हाँ सिंड्रोम मतलब जब इस क्षरण शरीर में कई अंगों को प्रभावित करके रोग के लक्षण पैदा करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो पहली चीज क्या हुई कि एड्स मल्टी ऑर्गन डिजीज है, यानी शरीर के हर अंग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये जरूरी नहीं कि प्रभावित होने पर क्षमता रखता है। क्लियर? तो तीन चीजों में समझ में आ गया। एचआईवी क्या है, एचआईवी पॉजिटिव क्या है, और एड्स क्या है। क्लियर? रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन एक एक करके आप लोग बताइए, किन किन राहों से शरीर के अंदर एचआईवी जा सकता है? क्योंकि हमारा समाज फिर एक ही रास्ता जानता है बस। कोई एचआईवी पॉजिटिव, अच्छा एचआईवी पॉजिटिव, कहीं मुंह काला करके आया। सही बात है। दैट नॉट द ओनली Injection. वेरी गुड। ब्लड एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए तो सब समझ पाएंगे। हाँ संक्रमित से नहीं, संक्रमित सिरिंज। संक्रमित यानी एक ही Infected सिरिंज। गांव के क्वैक्स क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लिया, सिरिंज लिया, उसमें इंजेक्शन भरा, उसी से एक को लगाया, उसी को दूसरे को। कोई एचआईवी पॉजिटिव आया तो उसके होने के चांसेस होते हैं। ये कोई एश्योरिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है निडल की बोर पर कि कितनी मोटी निडल है। जितनी मोटी निडल रहेगी उसमें ब्लड का कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, उतना ही अगले व्यक्ति को पॉजिटिव होने के संभावना ज़्यादा है। क्लियर? और बताइए ब्लड संक्रमित ब्लड संक्रमित ब्लड से बिल्कुल सही बोला। ब्लड कहाँ से लेना चाहिए? कोई आपसे पूछे कि सर ब्लड कहाँ से लेना है, कहाँ से बताएंगे आप लोग? ब्लड बैंक जो ऑथराइज हो, जो गवर्नमेंट जो सर्टिफाइड ब्लड बैंक से ब्लड वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई पैमानों पे जांच होती की जाती है। जितने इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं ब्लड के थ्रू, उन सबको रूल आउट किया जाता है, तभी वो ब्लड आगे दिया जाता है। और फिर और बताइए। लेकिन सर कई कंडीशंस में जो है डायरेक्ट ले लिया जाता है, जो कैसे? तब भी जांच करके ही लिया जाता है। ब्लड बैंक से बिना जांच हम लोगों से ले लिया जाता है, जब लेके नहीं तो चेंज करते हैं। फैमिली के मेंबर आप केवल ब्लड देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल जरूरी कि जो आपको ब्लड दिया गया है वही सीधे खून मार्केट में बनता नहीं है, कंपनी खून नहीं बनाती है। मैं खून दूंगा तभी वो खून किसी और खून के बदले खून। तो जिसको खून चाहिए होता है उसके परिवार के सदस्य क्या या कोई भी आदमी उसकी जगह खून देता है, तभी वो खून आगे ट्रांसफर किया जाता है। मेरा खून मान लीजिए आपका ए पॉजिटिव है, मेरा ए भी पॉजिटिव है, मैंने अपना खून दिया
आपका ए पॉजिटिव निकाल के वहाँ से दिया गया, ए बी पॉजिटिव वहाँ पर रख दिया गया। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका ए बी पॉजिटिव हो तभी किसी दूसरे को खून दे सकेंगे। ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड जो है, जैसे कहते हैं भाई इनके ब्लड की कमी है और आप अगर माता पिता का ब्लड है, माता पिता का ब्लड है, जी 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 बच्चे को दे सकते हैं। जी वो तब देते हैं जबकि बाकी सारे पैमानों पे वो खरा उतरे। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि वो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक हाथ से निकल रहा है दूसरे हाथ पे चढ़ रहा है। दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब वो निकालने के बाद टेस्टिंग करते होंगे मैच बिल्कुल करते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैच नहीं करेगा तो अच्छा, तीसरा मोड क्या हुआ? तीसरा रेजर है ब्लड पर, रेजर नहीं, शेविंग करते हैं। उससे नहीं होता। केवल 4 मोड है। सबसे पहला मोड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, दूसरा मोड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तीसरा मोड मदर टू बेबी और चौथा मोड सिरिंज से। वो भी सिरिंज किसका? आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे दे आर मोर प्रोन टू ड्रग एडिक्शन। तो होता क्या, ग्रुप में बैठते हैं, एक ही सिरिंज में भरा जाता है ड्रग और सब एक एक करके बारी बारी लेते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ड्रग एडिक्शन अपने आप में ही एक HIV हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है। वो हाई रिस्क अभी आएंगे। तीसरा लिखा है हाई रिस्क ग्रुप। इससे क्या परिभाषित होता है? हाई रिस्क ग्रुप क्या मतलब निकला? जिनमें ज़्यादा संभावना जो समाज समूह में का वो पॉपुलेशन जहाँ जो HIV को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा प्रोन है। कौन कौन हो सकते हैं वो? आप लोग नाम बताइए। सेक्स वर्कर हैं Very उसमें, good. सेक्स वर्कर हैं उसमें, सेक्स वर्कर और जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लड़के और बहुत ज़्यादा, जैसे नज़दीक, इनसे हो सकता है। महानगरों में एक नया ट्रेंड चला है जिसके लिए भी कुछ पिटीशंस भी दायर हुए थे कि मेल हैविंग सेक्स विद मेल, जी, MSM जिसको कहते हैं, होमोसेक्स। होमोसेक्सुअलिटी, उसके लिए बहुत कानूनी लड़ाई भी चल रही है भारत में। जी, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि द रूट ऑफ सेक्स इज नॉट यूजुअल रूट ऑफ सेक्स। गेटिंग पॉइंट? एक होता है कि ठीक है नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, और एक होता है कि जो एबनॉर्मल वे से हो रहा है। तो ये पाया गया कि इनमें कई गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोटे मोटे अंदाज में कहें तो एक आदमी अगर HIV पॉजिटिव है और उससे 10,000 लोगों ने संबंध बनाए तो 4 आदमी पॉजिटिव हो सकते हैं। ये एक प्रोपोर्शन बता है। पर यही चीज़ अगर एनल सेक्स करते हैं, मेल वर्सेस मेल होता है सेक्स, तो उसमें ये चांसेस 8% है। 4 की जगह 8 हो जाता है। और बताइए, एक नया ग्रुप महानगरों में फिर शुरू हुआ है, यूनुक्स जानते, किन्नर। जी, किन्नर के साथ भी ये परेशानियां हैं। और बताइए, मोबाइल वर्कर्स, मोबाइल कौन सा मोबाइल पे काम करने वाले नहीं, वो जो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए आज यहाँ है कल वहाँ है, खाना बदोश जो हाँ, जो घूम घूम के घूम घूम करके आजीविका अर्जित करते हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं क्योंकि लंबे समय के लिए परिवार से दूर रहते हैं। जैसे शुरू में जब हम लोगों ने काम शुरू किया 2000 में, इसमें प्रतापगढ़, मछली शहर, ये 2 शहर बहुत सामने है क्योंकि ड्राइवर कभी अगर ज़्यादा, आप लोग मुंबई गए हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्राइवर्स। तो मेजॉरिटी ड्राइवर आपको प्रतापगढ़ के पट्टी के मिल जाएंगे या फिर मछली शहर के मिल जाएंगे। और वहाँ परिवार के परिवार ग्रसित थे। एक परिवार मान लो 12 लोग 15 लोग, जैसे उनको डिजायर थी वो शहर में अपने को एक्सपोज करते थे, वैसे ही परिवार में डिजायर थी, परिवार के लोग आपस में एक्सपोज होते थे। तो ये एक बड़ा स्टडी चली इस पे। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जितनी मोबिलिटी रहेगी आपके जीवन में उतने ही आपके पॉजिटिव होने के चांसेस भी हैं। यही पाया गया। जैसे हमारे प्रोफेशन जुड़े मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे कीप ऑन रोमिंग ऑल, 4 दिन घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, कभी मान लो उत्तराखंड गए, कभी मान लो जबलपुर चले गए। तो जो मूव करते रहते हैं दे आर मोर प्रोन टू एक्वायर HIV। और कुछ आप लोगों के दिमाग में आता कौन हो सकते हैं? भट्टा वर्कर्स, जो भट्टे पे काम करते हैं। क्योंकि ये मैं हाई रिस्क ग्रुप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें अगर कुछ लक्षण मैं भी बताऊंगा कौन कौन से लक्षण है, वो लक्षण मिले तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इस आदमी का HIV कराना है।
वो लक्षण क्या मिलते हैं और उस पे आते हैं। सर केवल मोबिलिटी से ही तो नहीं संभव ना, मोबिलिटी होना तो ठीक है। मैक्सिमम केसेस उधर से अधिकांशता है। ट्रक ड्राइवर है, भट्टा वर्कर है, ये महीने में 2 दिन परिवार के साथ रहते हैं, 28 दिन बाहर रहते हैं। जी मोबिलिटी होता है कि गाड़ी चला रहे तो हो गए पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। उनके एक्सपोजर, चांसेस ऑफ एक्सपोजर बढ़ जाते हैं। अब क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे किसी व्यक्ति में, कौन कौन से लक्षण आप देख पाएंगे किसी व्यक्ति में कि आप उसको सजेस्ट करेंगे भैया HIV अपना जांच करा लो? आप ही लोग बताइए। जैसे वेट लॉस होने Very लगेगा, good, एक बार excellent. वेट लॉस होगा। बिल्कुल सही। और weak immune system, छोटी से वो छोटी तकलीफ उनकी ठीक नहीं होगी जल्दी। weak immune बीमारी system. कोई लग गई तो वो हाँ, जल्दी ठीक जैसा लूज मोशन हुआ तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा जो है। गुड 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 गुड। और बताइए। और बेसिकली 4 लक्षण जी, आमतौर पे देखने में आते हैं। शरीर सूखने जी। लगेगा। कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी अपना बॉडी वेट का 10% लूज कर देता है। हाँ तुम भी सुनोगे। कुछ ही दिनों का मतलब साल 2 साल या नो 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 विद इन मंथ्स, 1-2 महीने में मान लो 80 किलो का तुरंत। आदमी का घट के 70 हो गया। ये कई और कारणों से भी हो सकता है। मैंने इसीलिए हाई रिस्क ग्रुप पहले बताया आप जी। लोगों को कि अगर लगता है कि इस आदमी का चरित्र वो है जो हाई रिस्क ग्रुप में आता हाँ, है तो उससे बचिए थोड़ा। तो इमीडिएट बचना नहीं है, उसको सजेस्ट करना है, सजेस्ट भी करना है प्लस जाके फिर जांच करा। जी। क्लियर? दूसरा, अगर बुखार आ रहा है, लंबे समय के लिए बुखार आ रहा है, दवा खाता है बुखार उतर जाता है, दवा छोड़ता है फिर बुखार आ जाता है, कोई पीछे ऑब्वियस रीजन नहीं दिखाई पड़ता कि क्या चीज़ है, ऐसे व्यक्ति को जरूर सजेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें कई कारण हो सकते हैं बुखार आने के। उसमें एक कारण HIV का इन्फेक्शन भी होता है, HIV की जांच करा। तीसरा, जैसे लूज मोशन बताया सर ने कि अगर लंबे समय के लिए मोशंस आ रहे हैं, दवा देने पे मोशन रुक जाते हैं, जब दवा बंद की जाती है दोबारा से डायरिया शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को ऐसा नहीं कि केवल HIV में ही होता है, पर HIV में भी हो सकता है प्रोवाइडेड कि हाई रिस्क ग्रुप का पर्सन हो। जी, दोनों को लिंक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी अच्छे खासे बड़े आदमी के HIV करा ले, वो परेशानी होती है उसमें। हाई रिस्क ग्रुप से उसको लिंक करना बहुत आवश्यक है। और चौथा, ट्यूबरकुलोसिस, खांसी आ रही है, टीबी। खांसी रुकती नहीं है। एक समय ऐसा आया था जबकि टीबी और HIV बिल्कुल सिनोनिमस हो गए थे। जी, और अभी भी चलता है कि जितने भी टीबी के मरीज जाते हैं सेंटर्स पे जाते हैं दवा लेने के लिए तो उनकी HIV जांच करा ली जाती है। और जितने भी HIV के पेशेंट आते हैं ART सेंटर्स पे उनकी टीबी की जांच करा ली जाती है क्योंकि HIV की दवा शुरू करने से पहले शरीर के अंदर जितने भी उपलब्ध इन्फेक्शन से उनको हटाना जरूरी होता है। वरना जब HIV की दवा शुरू करते हैं हम लोग तो अचानक क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ना शुरू होती है और इस कंडीशन को कहते हैं आईरिस, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अचानक ही बहुत बुरी तरह से इम्यूनिटी बढ़ती है, सारी गांठें फूल जाती है और कभी कभी ये जानलेवा साबित होता है। तो पहले इन्फेक्शन को हटाया जाता है शरीर के सारे, तभी ART की दवा शुरू की जाती है, HIV की दवा शुरू की जाती है। अब टेस्ट कौन कौन से उपलब्ध हैं कुछ एलिजा टेस्ट है इसका जो है। सर ये भी तो है ज्यादातर HIV पॉजिटिव एलिजा। व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ भी रह सकता है, हाँ। कोई उसको दिक्कत ना हो। एक पैसा नहीं पता चलता है। कुछ मेरे पेशेंट ऐसे हैं कि अगर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो यही मान पर HIV पॉजिटिव है कौन दोनों में। HIV कभी जानलेवा नहीं होता है। HIV नेवर किल्स एनीबॉडी। HIV के कारण होता क्या है अभी बताएंगे कि HIV शरीर में करता क्या है। HIV के कारण होता क्या है, जो बाकी इन्फेक्शन लगते हैं वो जानलेवा होते हैं। वो इन्फेक्शन कैसे लगते हैं अभी हम लोग इलाबोरेट करेंगे। अब टेस्ट कौन कौन से, जैसे हमने बताया एलिजा टेस्ट, इसको हम लोग कार्ड टेस्ट या एलिजा टेस्ट जी। कहते हैं। मोस्टली यही होता है सर। मोस्टली यही होता है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 99%। मेडिकल के बारे में नहीं समझ। बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर इसके साथ एक नुकसान है। जितने आप शायद विज्ञान के साइंस के तो शायद जानते होंगे, 2 चीजें होती है, एक को कहते हैं एंटीबॉडी, दूसरे को कहते हैं एंटीजन। जी, एंटीजन क्या होता है, जो शरीर में शत्रु गया वो एंटीजन है। जी।
और एंटीबॉडी क्या होती है? उसे फाइट करने वाला हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो बॉडी ने सेना खड़ी कर जी। दी वो एंटीबॉडी। एंटी तो मेजॉरिटी केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि उस शत्रु के खिलाफ सेना खड़ी हुई कि नहीं हुई, वही हम ढूंढ पाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द HIV टेस्ट आर एंटीबॉडी प्रोन टेस्ट, एंटीबॉडी जांची जाती है। पर एक जांच होती है जिसको हम एंटीजन टेस्ट कहते हैं। एंटीजन मतलब ये कोड डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय का है, ये पहचान है मेरी, पैथोनोमिक है। ये चीज़ मिल गई तो इसमें कोई शंका नहीं बची, ये चीज़ वो नहीं है। तो एंटीजन टेस्ट बिल्कुल 100% एश्योर करता है, पर उसकी सेंसिटिविटी बड़ी कम होती, मिलता नहीं है। अगर 100 मरीज का करेंगे तो 28 में मिलता है करीब, और एंटीबॉडी 100 के 100 में मिल जाती है। तो एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह की जाती है। जितने कार टेस्ट हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट है। पर हर केस में ये टेस्ट इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर जरा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ, जरा सी भी हेर फेर हुई तो ये तुरंत पॉजिटिव बता देते हैं। अगर निगेटिव है तो 100% निगेटिव है, कोई शक नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको क्या करते हैं, कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये दवा लाइफ टाइम चल रही है। 2 केस मैंने ART सेंटर्स पे आए थे जो कि ICTC से पॉजिटिव लेके आए थे, रिएक्टिव थे, उनकी दवा शुरू की गई और जब देखा गया कि CD4 का कभी घटा ही नहीं, जब रीटेस्ट कराया गया, कंफर्मेटरी टेस्ट कराया गया तो पाया गया कि वह HIV निगेटिव। तो हमेशा कंफर्मेटरी टेस्ट हो जानी चाहिए। कंफर्मेशन सरकार अपने लहजे में करती है, अपना लहजा क्या है सस्ते में करती है। कैसे करती है? एक ब्लड सैंपल लिया, एंटीबॉडी टेस्ट कई तरीके से होते हैं, कई अलग अलग किट्स बनती है, क्योंकि HIV के जो वायरस है उसका ऊपर कई सारे तरीके ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन लगे रहते हैं। तो हर प्रोटीन अपने आप में एक एंटीजन का काम करता है, तो सबके विरुद्ध बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अगर आपने एक ब्लड सैंपल लिया और उसमें कम से कम 3 एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ढूंढ ली तो फिर कोई शक नहीं बचता है, 100% कंफर्म होता है। ये टेस्ट चूँकि सस्ता पड़ता है तो ART सेंटर्स पे यही टेस्ट पीसी में हो जाता है, ICTC पे यही टेस्ट किए जाते हैं। पर कंफर्मेशन किससे होता है? या तो P24 एंटीजन उसमें मिल जाए या फिर वायरस अपने आप मिल जाए, जिसको हम लोग PCR कहते हैं, PCR पॉलीमरेज टेस्ट जी, पॉलीमरेज टेस्ट RT रियल टाइम PCR कहते जी। हैं। PCR से बढ़िया कोई और टेस्ट नहीं होता है। 100% कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है जो कि लैब पे ही चलता है, उसको कहते हैं वायरस को ग्रो करना, लैब में वायरस को ग्रो करना। अगर वायरस ग्रो हो गया ब्लड से तो इसका मतलब उससे बड़ा कंफर्मेटरी टेस्ट कोई और नहीं, पर ये लैब लेवल पे ही होता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली कॉस्टली टेस्ट। तो बढ़िया टेस्ट कौन सा होता है? सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आए देन गो फॉर कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी में क्या होगा, या तो आप कई एंटीजन ढूंढ लें उसमें, और इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, कि एक ही साथ जितने भी एंटीजन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एक साथ देखे जाते हैं। उसमें अगर 3 मिल गए तो फिर कंफर्मेशन है, फिर कोई शक नहीं बचता है। और उससे भी बढ़िया टेस्ट कौन सा है? PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? ऊपर से तो नहीं आ रहा है? नहीं 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 सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक। अच्छा, एक चीज होती है विंडो पीरियड, कोई जानता आपने? विंडो पीरियड की अहमियत मैं बताते, कार टेस्ट में जो विंडो पीरियड की अहमियत है वहीं पे सिद्ध होती है कि विंडो पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है। सारे टेस्ट कौन से होते हैं? एंटीबॉडीज टेस्ट जी। ठीक है, पर एंटीबॉडी बनने के लिए टाइम जो समय चाहिए होता है। सपोज डॉक्टर उपाध्याय ने आज अपने शरीर में HIV को लिया, एंटीबॉडी कब बननी शुरू होगी? करीब 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है आमतौर पर। अगर उस व्यक्ति ने इन 3 हफ्तों से पहले अपना खून दे दिया तो वायरस तो थे उसके शरीर में, पर चूंकि एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई थी इसलिए हमारे कार्टेज उसको ढूंढ नहीं पाए। तो उसने क्या किया, जिसको खून दिया उसको पॉजिटिव कर दिया। इस जगह पे आके इस विंडो पीरियड, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। द डे डॉक्टर उपाध्याय रिटर्न दी वायरस एंड द डे ही बिकम्स पॉजिटिव, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है दैट पीरियड इज कॉल्ड विंडो पीरियड। यानी शरीर के अंदर वायरस का प्रवेश करना और उस वायरस के विरुद्ध शरीर द्वारा सेना को खड़ा करना। सेना एंटीबॉडीज इतनी को। मात्रा में खड़ी हो कि टेस्ट उसको ढूंढ पाए।
इस दोनों के बीच की दूरी को हम विंडो पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड इसीलिए, हाँ बोले कुछ पूछा चाहते हैं। पीरियड कितना होता है सर ये 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते इवन 6 महीने तक जा सकता है। क्लियर? कार्ड टेस्ट जो आपने बताया था बस इसकी सिग्निफिकेंस यही था कि कार्ड टेस्ट यही पे आके फेल्योर होता है। उसके बाद सरकार ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा टेस्ट बनाया जिसको कि एलाइजा 4 जनरेशन कहते हैं हम लोग। उसमें दोनों चीज़ एक साथ ढूंढ ली जाती है, P24 एंटीजन भी ढूंढ लिया जाता है और एंटीबॉडी भी ढूंढ ली जाती है। अगर ये दोनों मिल गए तो 100% कंफर्मेशन। P24 का मिलना मतलब वायरस सेल के अंदर है, आपको वो नहीं, रिपोर्ट मिल गया तो डॉक्टर पास जाना है। क्लियर? अब टेस्ट मिल हो गया, पॉजिटिव आ गया। अगर किसी को मालूम पड़े कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? घबरा जाएगा हो जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होता है मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हर बार सुनाता हूँ, एक बार भी सुनाऊंगा। कहते 10-12 साल पहले की बात है। उस समय ART सेंटर पे इंचार्ज था वहाँ का। फोन आया कि सर क्लिनिक पे एक आर्मी वाला बैठा हुआ है और उस समय माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड मेरी बैचमेट अनुता भार्गव हुआ करती थी। टेस्ट वहीं पे हुआ और उसे कोड की कभी आप पॉजिटिव है। उसके था क्या, पेशाब की डंडी पे एक छाला था, छोटा सा छाला था। तो उसको किसी डॉक्टर ने कहा कि भी एक बार ये HIV करा। वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आया, बुरी तरह से नशे में चूर कि सर मैं हो ही नहीं सकता हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं। मैं अपने बच्चों की मद्रासी थे, मद्रास के रहने वाले थे, साउथ इंडियन। मैं कभी अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी ऐसा काम किया ही नहीं। तो उनको समझाया मैंने कि ये बताइए डॉक्टर साहब आपको जानती हैं? नहीं जानती तो नहीं, तो फिर उन्होंने आपको पॉजिटिव क्यों दिया? जैसे बाकी मरीज है, आप भी उनके लिए एक मरीज है। जो टेस्ट सामने आया उन्होंने वो टेस्ट कर दिया। आप इसको चाहिए तो कंफर्म करा लीजिए, मैं कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दूँ आपका? नहीं सर, मैं कल बताएगा। अगले दिन फिर फोन आया, वही फोन आया दोबारा कि मेरे पास सर वो बैठे हैं और डॉक्टर भार्गव को याद कर। हाँ बल भर गालियाँ दे रहे हैं। मैं कहूँ तो हटा दो ना वहाँ से, कैसे घर चले जाए, कैसे इतने ज़्यादा पिए हुए हैं कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। क्लिनिक ऑफ करके वहाँ से OPD छोड़ के मैं आया, आके सुखी से मना के घर भेजा। अगले दिन पेपर में आया कि शॉर्ट इन डेथ, कूलिंग मार। ये शॉक होता है HIV पॉजिटिव होने का। और क्यों होता है? क्योंकि शुरुआती दौर में मीडिया ने इसको इतना हाइप कर दिया, इतना ज़्यादा। शुरू में 2000 में याद है मुझे, 2 ऐसी हड्डियां बनी थी, मुंडी बनी रहती थी, नीचे लिखा था एड्स। एड्स कभी मारक नहीं होता, एड्स से एक व्यक्ति नहीं मरता है। मेरे 20-25 साल के करियर में मैंने HIV प्लेन से किसी को मरते नहीं देखा। पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी कम होने पे मौका परस्त कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मौका परस्त होते हमारे अंदर है, पर इम्यूनिटी जब स्ट्रांग रहती है तो अपने आप को परिलक्षित नहीं करते, अपने को रिफ्लेक्ट नहीं करते। और जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी को अफेक्ट करती है। इनको ओआईस कहते हैं। क्योंकि ये आम आदमी मिलते हैं, इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती और इसलिए ये जानलेवा साबित होती है, इसलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। ये धारणा जो शुरू से मीडिया में फैली और एक बार मानव मस्तिष्क में कुछ घुस जाती है तो उसको हटाना बड़ा जरूरी है। यहीं पे आप लोगों का रोल है, यहीं पे आपका रोल है। क्योंकि टीचर्स समाज में जो चीज़ कहते हैं उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, मुझसे भी ज़्यादा होती है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, पर वही बात की टीचर कहती है देखो उसको मानते, तो टीचर की बड़ी अहमियत होती है। यहाँ आप लोग का यही रोल है। अगर कोई व्यक्ति समाज में HIV पॉजिटिव मिलता है तो उसे दूर भागने की जगह उसे मिले, हाथ मिलाएं। मेरे सारे मरीज आते हैं जो बहुत पुराने 20-22 साल पुराने हैं, आते हैं आगे पैर छुएंगे, गले मिलेंगे, मिठाई लेके आएंगे, साथ बैठ के खाते हैं। HIV नहीं फैलता इससे, इसे मात्र स्नेह फैलता है, विश्वास फैलता है, आत्मविश्वास फैलता है। HIV नहीं फैलता है, ये भ्रांति है। शुरुआती दौर में कोई पेशेंट ऐसा है HIV जिसको की सर्जरी करानी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे मित्र हैं यहाँ के रिनाउंड सर्जन थे, उनको फ़ोन करते थे, वो कहते हैं
फोन पे बात मत किया कर यार, तेरा HIV फोन से ही फैलेगा। सुनते ही नहीं थे, कोई हाथ लगाने का तैयार नहीं होता था। पेशेंट को एडमिट कर दीजिए, डेली का खर्चा 3 से 4 गुना बढ़ जाता था HIV के नाम पे। इवन सिस्टर वार्ड में कोई हाथ नहीं लगाता था, मुझे खुद जाके नर्सिंग होम में इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, कोई नहीं लगाता था। तो ये जो चीज़ें दिमाग में भर दी जाती है ना, ये हटाना ही आप लोगों का उद्देश्य है। भ्रम फैला हुआ है लोगों के दिमाग में। ये क्लास इसीलिए रखी जाती है कि HIV क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, आप लोग समझें और समाज में इसको आगे बढ़ाएं, प्रोपेगेट करें। सर जैसे भी ट्रांसमिशन में ये कि जो है जब शेव कराते हैं तो मैं वो सारी बातें कहूँगा, अभी सब एक एक पॉइंट इसे कवर करेंगे, परेशान मत कीजिए। अब व्हाट HIV डज टू द बॉडी, HIV अल्टीमेटली करता क्या है, काहे हुआ बना दिया गया इसको। जब ये विषाणु शरीर के अंदर जाता है, अच्छा खून के बारे में सबको ज्ञान है कुछ, जो हमारा ब्लड है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कोई बता पाएगा? सर आप बता पाएंगे? सर RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। वेरी गुड। दो पार्ट में बांटते हैं, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड सेलुलर पार्ट। इसको कि हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC का मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स, WBC का व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल से हमारे शरीर की सेना होती है। जी। हर देश की जो सेना होती है ना, हमारे देश की, हमारे शरीर की भी सेना होती है। अब सेना में क्या है? आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये हमारे शरीर में भी है। उसी में से एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हम कहते हैं CD4। C फॉर कॉम्प्लीमेंट, D फॉर डिफरेंशिएशन। CD4 या सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर कह सकते हैं। एक प्रोटीन होता है जो खास सेल्स के ऊपर लगा रहता है। अगर WBC को हम फर्दर क्लासिफाई करें, कौन बताएगा? कितने WBC होते हैं, कितने तरह की होते हैं? तो साइंस वाले न्यूट्रोफिल्स, और यूसिनोफिल्स, वेरी गुड, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट ही मेन इम्यूनिटी कंस्टिट्यूट करता है, और CD4 इसी लिम्फोसाइट के एक पर्टिकुलर वर्क पे लगी रहती है, और जिस वर्क पे, जिस लिम्फोसाइट पे CD4 लगती है उसको CD4 T लिम्फोसाइट कहते हैं हम लोग। ठीक है, लिम्फोसाइट फिर फर्दर दो भाग में होते हैं, T लिम्फोसाइट फॉर फाइटिंग एंड B लिम्फोसाइट फॉर आर्टिलरी, बंदूक, यानी कि वो उसी को हम दुश्मन पे वार करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन उसी को कहते हैं। आर्मी के पास होता है ना कि लड़ने वाले होते हैं योद्धा, उसके बाद पीछे से एक आर्टिलरी भी होती है, ये सप्लाई कर रहे हैं तुझे। तो ऐसे इसमें भी होता है। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, फाइटिंग प्रोटीन्स होते हैं, और यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही ढूंढे जाते हैं, यही एंटीबॉडीज बनाते हैं। बाकी टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? एंगल्फ कर लेना, किसी भी चीज को खा जाना, फैगोसाइटोसिस। ठीक, बॉडी में केवल एक ही सेल्स ऐसी हैं जिसपे कि जाके HIV जुड़ता है। जिन जिन सेल्स के ऊपर CD4 प्रोटीन लगा होगा, ये केवल उसी से अटैच करेगा अपने आप को, बाकी किसी और सेल से अटैच नहीं करेगा। जब ये अटैच करता है, जो ही अटैचमेंट का पॉइंट है, सपोज दिस इज लिम्फोसाइट, दिस इज वायरस, ये अटैच हुआ यहाँ पे, अटैच होते ही दोनों के बीच का जो ये इसका सेल दोनों आपस फट जाते हैं, घुल जाता है, इसका जीनोम इसके अंदर आ जाता है। जीनोम क्या होता है? जो हमारे कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करता है, हमारे संदेश। वायरस का जीनोम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जो वायरस है HIV, ये RNA वायरस होता है, और राइबोसोम-न्यूक्लिक एसिड। हमारा DNA क्या है? जीनोम क्या है? DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। एक बार HIV का वायरस अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो ये बाहर क्यों नहीं निकल सकते, खत्म क्यों नहीं कर सकते? कोई बता पाएगा आपने? कल किसी ने पढ़ा इस बारे में? नहीं सर, नहीं पढ़ा। ये वायरस बहुत ही खूबसूरत वायरस है। इसमें एक बड़ी अच्छी सी टेंडेंसी है, कैरेक्टर है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। करता क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? जो ही वायरस का RNA
मानव के लिम्फोसाइट के डीएनए के पास पहुंचा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर देता है। आरएनए और डीएनए का आत्मसात नहीं हो सकता, पर डीएनए और डीएनए का आत्मसात हो सकता है। एक बार जब ये डीएनए बन गया तो मानव के डीएनए से वो अपने को आत्मसात कर लेता है, इंटरमिंगल करता है, चिपक जाती है, और फिर वो फर्दर कई और प्रोटीन्स के सहारे, कई और एंजाइम्स के सहारे ब्रेक होकर छोटे छोटे विलियंस बनते हैं। विलियंस मतलब छोटे वाले वायरस, जो बच्चा वायरस होते हैं। जी। एक सेल के अंदर जब ढेर सारे विलियंस बन जाते हैं करोड़ों की मात्रा में, तो सेल उस प्रेशर को सही नहीं पाता है, वो लिम्फोसाइट सही नहीं पाती, फट जाती है। फटती तो विलियंस क्या होते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, फिर आगे के टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करने के लिए। तो यही CD4 का क्या महत्व होता है, ये यही महत्व आता है कि ये हमारे शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेना होती है, और वायरस इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। धीरे करते 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 क्षरण कर देता है, खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है। यस, इसीलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को मौका मिलता है कि अब प्रहरी तो हट गया, चलो घुसे रहो। इसका लाइफ स्पैन भी तो होता है सर, कुछ किसका? WBC का लाइफ स्पैन होता है ना, कुछ डेज का, उसके बाद फिर से वो नहीं, तो वो तो फिर अपना बनती रहती है ना। अगर नॉर्मल जो हमारी बोन मैरो है इसको बनाती रहती है। अगर कोई वृद्ध मरता है तो दुख नहीं होता है, कोई युवा मर जाता है हाँ, तब तकलीफ ज़्यादा होती क्षरण है। होता है ना, क्षति होती है। तो युवा के मरने का ये होता है कि सहारा हट गया। अब एक नहीं मरता, एक चली जाती है, करोड़ों सेल एक साथ मरती है, तो बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर एक बार हो जाती है। इसीलिए जब दवा चलती है HIV की, ART चलती है, तो उसमें बार बार लोग क्या जांच कराते हैं, CD4, यानी शरीर में जो सेना है CD4 वो कितनी बची है। एक नॉर्मल आदमी में CD4 कितनी होनी चाहिए, कोई आइडिया? नहीं सर। कितना? 2 lakhs है। अरे 2 बहुत ज़्यादा बता दिया। ये पर ml में 600 से लेके 1400 के बीच में होती है, पर कभी कभी ये होता है इतना क्षरण हो जाता है, जो सबसे लोएस्ट मैंने देखा था दैट वाज 0। CD4 थी नहीं शरीर में। जैसे जैसे इनका क्षरण होता जाता है, नए नए इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, क्या बताया मैंने? लूज मोशन। हाँ। ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ट्यूबरकुलोस, TB। सबसे पहले TB पकड़ती है, क्योंकि भारतीय परिवेश में जहाँ की बहुत निकट लोग रहते हैं। विदेशों में जाके देखिए, एक घर एक जगह बना तो 3 किलोमीटर दूसरा घर बना हुआ है। यहाँ क्या है, 1 किलोमीटर में कम से कम 5-4 घर बने हुए हैं। जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, एक को इन्फेक्शन होता है तो बाकी को फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे CD4 कम होती जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और ये इन्फेक्शन ही अल्टीमेटली जानलेवा हो जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं जिसको बॉडी कभी दुत्कारती है। जब तक आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो दुत्कारती है, चलो हम पड़े रहो अंदर शरीर में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। बट द डे योर इम्यूनिटी गोज डाउन, वो घातक होता है। यही काम HIV करता है। HIV इसीलिए घातक हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में इतना ज्ञान था नहीं, इतनी डिस्कवरीज हुई नहीं थी, इतना अंदर घुस के काम किया नहीं गया था, तो ये भ्रांतियाँ फैलती रही, और ये भ्रांतियाँ आज तक दिमाग में जो एक बार बैठ जाती है हमेशा के लिए बैठ निकलते जाती नहीं। है। What if someone detected HIV पॉजिटिव? क्या करना चाहिए? अगर आपको मालूम पड़ा कि एक आदमी HIV पॉजिटिव हुआ तो क्या करेंगे? हमें 90% पास नहीं आना। गलत है। एक तो टूटा हुआ आदमी आपका ये बिहेवियर को खत्म कर देगा। उसको समझाना चाहिए। मामूली चीज है, इलाज है, ठीक हो जाओगे। और ये गारंटीड है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, हमेशा मैं अपने पेशेंट को यही समझाता हूँ, बेटा HIV पॉजिटिव का मतलब आज से तू बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, तेरी विचारधारा पॉजिटिव हो गई, तेरी एक्टिविटीज पॉजिटिव हो गई, तेरी सोशल एक्टिविटीज पॉजिटिव हो गई, तेरे खाने का रूटीन पॉजिटिव हो गया, तेरे एक्सरसाइज पॉजिटिव हो गए, जो काम तू कर रहा है सुबह शाम तक सब पॉजिटिव ही करेगा आप। तो पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। इससे तो बताया, वो तुरंत कहता है, शुरुआती दौर में मैं कहता था देखो पॉजिटिव होना क्या देख के रखा तुझे, डॉक्टर हो कि नहीं, मरीज देखता हूँ बैठ के,
तो उसका मोरल कितना बढ़ जाता है। बहुत ऊंचा हो गया। पॉजिटिव बता के मैंने हाँ। क्या किया, एक लाइफ सेव कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर जगह। अच्छा, जांचें कहाँ कराई जाती है, आप लोग कहाँ भेजेंगे? हमारी जांच कराएं कहाँ भेजेंगे आप लोग? मुझे मालूम है, सब पैथोलॉजी हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज उस क्या कहते हैं उस जगह को, कभी जाना आप लोगों ने? That particular center is called ICTC, Integrated Counseling and Testing Center। यानी कि वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट करने से पहले काउंसलिंग की जाती है कि टेस्ट के क्या परिणाम आ सकते हैं, उसके चरित्र के बारे में पूछा जाता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछी जाती है। वहाँ पे वेल पेड काउंसलर्स रखे जाते हैं, अच्छी तनख्वाह के साथ काउंसलर रखे जाते हैं। उनका काम होता है काउंसलिंग करना। ये टेस्ट से पहले कोई को प्री टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं कि क्या रिपोर्ट आ सकती है, और रिपोर्ट अगर ये आती है तो ये कुछ नहीं है, मामूली चीज़ है। जो आएगी पर कम से कम उसको मोरली आप खड़ा तो कर देते हैं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव उसको आते सुधार ले, इसे हिस्ट्री ली जाती क्या करता है, कितना एक्सपोजर हुआ उसका, उसके जॉब क्या है, जॉब की प्रोफाइल क्या है, नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है समाज में, सब पूछा जाता है, पूछ के फाइल में भरा जाता है। उसमें एनालाइज किया जाता है कि इसके आगे क्या टेंडेंसी है HIV एक्वायर करने की। आज बच गया, अगली बार बचे कि ना बचे, अलर्ट कर दिया जाता है अलर्ट उसको। किया जाता है कि ये आते हैं, अगर तुमको नहीं मानना है, नहीं काबू है, तो कब तक प्रोटेक्शन यूज करो अपना। इस सब बातें उसको काउंसिल की जाती है। एटॉल अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको बिल्कुल पॉजिटिवली बताया जाता है, उसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, कि कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ये दवाइयाँ इतनी उत्कृष्ट कोटि की है कि जितनी जिंदगी तुम लिखा के लाए हो उसे एक क्षण पहले नहीं जाओगे। इतना सुनते ही पेशेंट का मोरल ऊंचा हो ऊंचा हो जाता है। पर वही हम कहते हैं, गए बेटा तुम तो। तो आप लाख उसके मोरल को उठाते रहिए, बाद वो में नहीं उठेगा। सुधरने वाला, फिर गिर जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन का लास्ट इंप्रेशन, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले चाहिए पेशेंट के लिए, और बहुत लाइफ सेव कर पाएंगे आप लोग। तो क्या करना चाहिए, जो ही HIV पॉजिटिव मिले तो हमेशा उसको सपोर्ट करना है, उसका मोरल को ऊंचा कंधे करें। पे हाथ रख दीजिए, उतना काफी है आपके लिए। अच्छा, लाइफ स्टाइल इन ट्रीटमेंट। अब लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए उसकी, अभी क्या बताया मैंने आप लोगों को, पॉजिटिव। वो जो काम करे, हर चीज में पॉजिटिव सोचे। जो मेरा पहला पेशेंट था यहाँ पे, अब मुझे नाम बताने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल सीनियर का आदमी है इस समय, नरेश यादव। वो किसी कंपनी का MR हुआ करता था, पॉलिसी प्ला का, 20-25 साल पहले की बात है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नरेश आज भी मिलता है मुझसे। वो ये कहने के सर आज शाम तक का समय है, मुझे बता दिए करना क्या है। मैं क्या शाम को क्या करेंगे, कल मरूंगा। ये कहाँ मरेगा, मैं गंगा के दूध से जूसी करने वाला। उसको काउंसिल किया, अपने साथ जोड़ा, मैं ART सेंटर में तो काम कर, यहाँ बैठ काउंसलिंग का काम कर, तेरी मौत नहीं होगी, ये पक्का है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर मेरी बात पे जुबान पे विश्वास है तो विश्वास कर, नहीं है तो छोड़, फिर जो तू करना कर। अगले दिन चुपचाप आता था। आज वो इंटरनेशनल लेवल का आदमी है, HIV का जो ग्रुप है, समूह है, उनका एक फोरम बन गया, उसका प्रेसिडेंट है। क्या मुझे बात है। अपना टिकट कटा के जाना नहीं, पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपकी। वो अलग ही सिनेरियो है उसका। एक आदमी को आप एक अच्छी दिशा दे सकते हैं केवल अपने अच्छे वार्तालाप से, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अछूत हो गया है। शुरू में कई केसेस ऐसे भी है जहाँ की जॉब से निकाले गए थे लोग, बाद में कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन लिया। HIV के नाम से कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि कॉलम बन गया है कि जॉब भर्ती, शायद उसमें HIV का कॉलम भी है, if I'm not wrong। जब सर छुआछूत से नहीं फैलता है, अरे छूने से, हाथ मिलाने से। देखिए, आप लोग को मोटे लहजे में एक चीज बता दूं, जब तक बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगी, ये स्प्रेड नहीं हो सकता। शरीर के हर बॉडी के हर फ्लूइड में
HIV होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ में बहुत कम होते हैं। अच्छा, थूक से फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये मिथ है सर, सलाइवा से फैलता है या नहीं कि वायरस? कौन बताएगा? कौन बुद्धिमान है? क्यों नहीं फैलेगा? फ्रूट्स तो है सर, वो भी अगर fruits सर फ्लूइड तो है, मैं ये तो जानना चाहूँ फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? तो सर, सारे से अगर फैलता है, अंदर से फैलेगा। फ्रूट से नहीं फैलना चाहिए। नहीं। सलाइवा में लाइगोजाइम करके एक एंजाइम जी। होता है, वो अपने आप में ही मारक होता है। सलाइवा का काम दो होता है, मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन जा रहे हैं उनको खत्म करना, और दूसरा लुब्रिकेशन बना के रखना कि खाना चबाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इससे सर्वाइवल का मुश्किल हो जाता है, पर उसमें एंटीबॉडीज होती है। सलाइवा के सहारे आप HIV टेस्ट कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट आता है उसका, तो टेस्ट कर सकते हैं आप, पर वो इतना नहीं है कि आप किसी को किस कर रहे हैं तो वो फैला सके। ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। शुरुआती दौर में सरकार ने तय किया कि ट्रीटमेंट हम खाली उन्हीं को देंगे। अच्छा, CD4 के बारे में बताते हैं, थोड़ा बताएं, तब ट्रीटमेंट बताने जाने से सुविधा देना पड़ेगा आप लोगों को। सरकार ने पहले क्राइटेरिया तय किया था कि 250 से नीचे अगर CD4 आ जाता है तब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये अपना नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गन नाको का अपना रूलिंग थी, WHO ने इसको पास नहीं किया था, पर नाको अपना रूलिंग के हिसाब से देता था, क्योंकि बड़े रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है, इसका खर्चा बड़ा पड़ता है। इसमें इंडिया में 25 लाख लोग हैं जो ट्रीटमेंट पे हैं, और एक आदमी का खर्चा मोटा मोटा 1,500 से 2,000 रुपये आता है पर डे, नहीं, महीने का। महीने का। और उसमें वो है जो कि फर्स्ट लाइन पे शुरू होते हैं, जी। जो सेकंड लाइन पे है उनकी दवाइयाँ और महंगी, जो थर्ड लाइन पे आ गए उनकी दवाइयाँ और महंगी हैं। तो ओवरऑल ये बड़ा एक बल्क करता है, और उसमें से इतना सा केवल WHO देता है, बाकी इतना बड़ा भारत को देना पड़ता है। तो नाको वाले मनाते हैं कि 2-4 निपटते हैं रोज, जितना निपटेंगे उतनी दवा कम जाएगी। पर अब ये रूल आ गया कि अगर 600 से नीचे और नीचे नहीं भी है, 600 से ऊपर भी है, द डे यू आर डिटेक्टेड पॉजिटिव, ART शुड बी स्टार्टेड। उसी दिन ART शुरू कर देनी चाहिए। खाना खाली था क्या इन लोगों ने? जी। तभी सो रहे थे। नहीं ठीक है, ओके, जो भाई आ रही है ठीक है, मैं भी सोता था ऐसी क्लास में। अच्छी बात है। तो ट्रीटमेंट हर आदमी को मिलना चाहिए। उसका CD4 लेवल क्या है कोई मतलब नहीं, और उसका वायरल लोड क्या है। अच्छा, वायरल लोड को जानता है आपने क्या होता है वायरल लोड? नहीं सर। वायरस का मतलब विषाणु, और लोड का मतलब भार। शरीर में उसका भार कितना है। अगर मशीन 20 से कम है तो ढूंढ नहीं पाती, कितनी भी सेंसिटिव मशीन हो, तो 20 से कम अगर वायरस है बॉडी में तो ढूंढ नहीं पाएगी, और इतने कम वायरस हो नहीं सकते, संभव नहीं होता। अगर कोई पॉजिटिव है तो करोड़ में लैक्स में होते हैं, 10, 12, 15 की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। मशीन की कैपेसिटी है कि 20 से अगर नीचे हो गए तो ये मान के चलते हैं कि अब ये मरीज कंट्रोल में है। जब ट्रीटमेंट हम लोग देते थे तो 2 पैरामीटर होते हैं, एक CD4 नापते हैं कि CD4 पहले कितना था। जब शुरू किया तो मालूम था कि 20 था, 25 था, और 6-8 महीने साल भर ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हुआ कि 400-500 पहुँच गया। ये एक अच्छा प्रोग्नोसिस है कि दवा बिल्कुल ठीक काम कर रही है। साथ में हम लोग वायरल लोड लेते हैं। वायरल लोड क्या दिखाता है कि जब शुरू किया तो हमारे पर 1 करोड़, एक कीनियन, यहाँ पे कीनिया के बच्चे पढ़ते हैं जी। एक लेडी आई मेरे पास कीनिया की, बड़े अजीब बिजारे टाइप की प्रेजेंटेशन, वो दाना देखे तो मैं समझ ही नहीं पाया कि है क्या ये। तो उसको सजेस्ट किया कि यू आर फ्रॉम कीनिया। तो कुछ बातें ऐसी पूछी जो कि उसे हिचकी बताने में, गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर दिस। मालूम था कि चाहिए पॉजिटिव, CD4 कर रहा है 250-300 के आसपास आया। वायरल लोड वाज मोर देन 1 करोड़। जब उसको ट्रीटमेंट में डाला, शी टुक ट्रीटमेंट फॉर 2 or 3 months, then she went back to Kenya। वहां से बस एक चीज मुझे स्पष्ट हुआ कि वायरल लोड को झेलने की कैपेसिटी साउथ अफ्रीका के कंट्रीज में इंडियन की अपेक्षा कहीं जाती है। इंडिया में मैंने आज तक जो मैक्सिमम देखा वो 23 लाख देखा, उससे ज्यादा नहीं देखा।
पर एक ही पेशेंट ने बाहर की देखी और उसका 1 करोड़ से ऊपर देखा मैंने बाहर में। तो डेमोग्राफिकल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं इसमें, जगह जगह से लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग होती जी। है, लड़ने की क्षमता अलग होती है। ये फूड पे डिपेंड करता है कि क्या उनका खाना है, क्या उनकी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, सरकार सारी दवा फ्री देती है। डे 1 से लेके जब तक आदमी जीवित है दवा मिलती है। पैमाना यही है, 2 नापने कौन सा CD4 और वायरोड महंगा पड़ता है, सरकार साल में 1 बार कराती है। CD4 सस्ता पड़ता है, 6 महीने में 1 बार करा देती है, पर वो प्रॉपर रहता है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर पेशेंट अपने डोज के साथ कंप्लायंट है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, नियमित रूप से डोज लेता है, तो जितना उसकी ज़िंदगी कम होती है और ना ही उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उतनी बढ़िया रहती है। क्लियर? अब सबसे लास्ट में आते मिथ पे, सर जो आप पूछ रहे थे क्या क्या भ्रांतियाँ चूँकि समाज से आप लोग आते हैं, मेरे पास बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आप लोगों की भ्रांतियाँ क्या हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा। इतना जो दिया उसमें कुछ पूछना हो, कहीं कोई दिक्कत हो, जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे समाज में बताने लायक है, मैं समझ नहीं पाया हूँ, मुझसे भी पूछ लें। इतना वास्ट मैटर है ना, इसको बड़ा कंसाइज करने में बड़ी मुश्किल आती है कि कितना कंसाइज करें कि आप लोग ना करें। वेरी डिफिकल्ट टास्क। बताएं, जो चीज़ नहीं समझ में आई आप लोगों को वो मुझे बता दें तो मैं भी समझा देता हूँ। सर सलाइवा वाला जो आपने बताया, ये मैं सलाइवा से स्प्रेड करता है या नहीं करता। सलाइवा से स्प्रेड नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे लाइसोजाइम में वायरस मर जाता है, वायरस वहाँ पे खत्म हो जाता है, पर वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज बनी रहती है वो वहाँ पे होती है, वही डिटेक्ट हो जाती है, इसलिए सलाइवा से जांच की जाती है। उसको ओराश्योर के नाम से बोलते हैं, पर वो अभी बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं है, अधिक देशों में वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। उसमें अगर एक HIV पॉजिटिव है और दूसरा HIV निगेटिव, सपोज फीमेल अगर पॉजिटिव है तो मेल में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, या मेल अगर पॉजिटिव है तो फीमेल में ज़्यादा होने के चांसेस नहीं। मेल अगर पॉजिटिव कैरियर होती है, मैंने पढ़ा है कहीं किताब। क्या चीज़? कैरियर होती है, बात होती है। कैरियर तो कोई भी जो पॉजिटिव तो कैरियर है ही, जी। जो भी पॉजिटिव है जिसके अंदर HIV का विषाणु है तो कैरियर है ही। नो आइडिया सर। और दूसरा इज पेनिट्रेटिव, तो जो भी एक्सेप्ट करेगा, जो उसको अपने पास लेगा जी। उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इजैकुलेट होता है दैट इज स्टेज देयर फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे तक रहता है वहाँ पे। तो इतने लंबे पीरियड में उसके पॉजिटिव होने के, महिला के पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत पुरुष के, क्योंकि पुरुष का संपर्क होता है 5-7 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर महिला और पुरुष दोनों पॉजिटिव है, पति पत्नी है, तो क्या उनको प्रोटेक्शन या कंडोम का इस्तेमाल करना आवश्यक है? ज़्यादा अच्छा सर रहेगा। जी बोलने से पहले ही बताइए, कारण बताइए। कारण सर ये है कि जितना इन्फेक्शन है उसको और ज्यादा ना बढ़े। नहीं वो बढ़ता घटता तो नहीं है, एक तरह से आप सही भी कह रहे हैं, वायरस लोड नहीं पड़ेगा। नहीं वायरस हो ही चुका है। हाथ इतना डाल देंगे अंदर, हाँ ऐसा वायरस है। लोड नहीं है। होता क्या है, मैंने बताया कि WBC के अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर बहुत तेजी से ये वायरस अपने को डिवाइड करता है, इतना कि कुछ ही समय में करोड़ों में फैलता जी। है, कोशिका को फाड़ देता है। फॉल्टी प्रोडक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे प्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार ये देखा गया कि उसमें जो करोड़ों बने, करोड़ों में कुछ हजार ऐसे थे जिनमें कि जीन में म्यूटेशन हो गया। वो वायरस जो कि पर्टिकुलर दवा से सेंसिटिव थे, उस म्यूटेशन के बाद उस दवा से वो रेजिस्टेंट हो गया। सपोज पति के पास कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि एक पर्टिकुलर दवा से रेजिस्टेंट है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद हुआ क्या कि उसने अपने वो वायरस भी ट्रांसमिट कर दिया महिला में, और महिला भी उस दवा से रेजिस्टेंट हो गई। क्योंकि दवाएं बड़ी सीमित हैं, बहुत कम है, तो ये प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक होता है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और होती हैं, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि पति में तो पत्नी में ही है, ऐसा नहीं होता है। अगर पति में है तो पत्नी में फैलने के चांसेस रहते हैं, या पत्नी में तो पति में फैलने के चांसेस रहते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन का यूज़ करना आवश्यक होता है। ये 2 तथ्य हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ये अक्सर प्रश्न जी, पूछने जी। आते हैं, जो कपल्स आते हैं अक्सर पूछने आते हैं कि सर हम दोनों पॉजिटिव हैं सर, ये करने के लिए कहते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। यही एक्सप्लेनेशन है कि तुम्हें बीमारी अगर थोड़ी सी गड़बड़ है तो अपनी गड़बड़ बीमारी तुम इसको क्लियर। एक प्रश्न और पूछे। जी। जी। पिता पॉजिटिव है, माँ निगेटिव है, बेटे में कितने % चांसेस है पॉजिटिव होने के? वॉइस इन क्रोमोसोम पिता सर हर आंसर के पीछे एक एक्सप्लेनेशन होता है। एमसीक्यूज में है, एक लगा दिए, गलती हो तो वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, पर यहाँ एक्सप्लेनेशन सर पहले तो संभावना होती थी, लेकिन अब आप लोगों की जैसे जो है चिकित्सक की सहायता से जो है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डीएनए को पता फर्क जाएगा। क्योंकि अब आप गर्भवती जैसे ही होती है महिला ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ये सिचुएशन पॉसिबल है फिर बच्चे पॉजिटिव क्यों नहीं? बच्चे को बचाया जा सकता है। एक पॉजिटिव किसी निगेटिव के साथ जब 10 बार संसर्ग करेगा तो एक बार पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। सोचिए। सर माँ से बच्चे को जाता है, अगर माँ नेगेटिव तो बच्चा। एक्सीलेंट, सही बात। बिल्कुल सही। नॉट अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। शुरू में क्या बताया था आप लोगों को? एक्वायर्ड किया। एड्स जो होता है जी। एक्वायर्ड इम्यूनो, यानी कि ग्रहित किया गया, उपार्जित किया गया है। मैं आपको गिफ्ट। गुड। पहली बार किसी बच्चे ने सही जवाब दिया है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और बोलिए, और कोई प्रश्न? नींद में सुनाई कहाँ? नहीं भाई, नींद से उठ जगी आप नहीं, लोग, नहीं, सर, ठीक बहुत है। अच्छे अरे से। मैम, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद आती, कुछ सुनते सुनते नींद नहीं आएगी। हो गया है सर। नहीं, नहीं, यार, ये बहुत अच्छा नहीं, बहुत माँ चाहिए पॉजिटिव है तो ही जो है पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली जी। जब भी पॉजिटिव होगा वो माँ के भी पॉजिटिव होने पे। होगा। एकदम की माँ रिसीवर है। ये कैसे कह दिया आपने? नहीं तो क्या ये सर, सब हाँ, माँ वो रेसिपिएंट, ठीक है, पर रिसीवर का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है तो ब्लड चढ़ाओ। जी। मैंने कहा ना कि हम लोग को दिमाग को लेके जगह जाता है। ब्लड चढ़ा हो, इंजेक्शन लगा हो, कुछ भी। रेसिपिएंट तो आप भी हो सकते हैं, अगर आपको ब्लड जी। रेसिपिएंट नहीं है आप। मैन इज अ मैन। नहीं, क्वेश्चन सर ये है कि फादर पॉजिटिव है, जी, मदर निगेटिव है, बिल्कुल। क्या बच्चा इनके पॉजिटिव निगेटिव होने के बाद आ रहा है या उसके सर पहले मैंने से? पहले क्लियर कर दिया। पहले बता दिया गया कि माँ निगेटिव पिता जो है तो फिर पॉजिटिव पिता से प्रेग्नेंट है, बच्चे के पॉजिटिव होने के कितने चांसेस हैं? 0 चांसेस रहेंगे। 0 चांस है। तो उस 9 मंथ में माँ पॉजिटिव हो सकती है। कंक्लूड करके ही कहा गया सर। मैं डिलीवरी के टाइम पे पूछ रहा हूँ, चलिए बच्चा पैदा हो तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? माँ निगेटिव थी, नेगेटिव होगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? समाज जो भी हो ज्यादा होता मेल फीमेल अभी मैंने क्या बताया? ये दोनों फीमेल किसी को फीमेल में ज्यादा 8% उसमें 4%, मेल में 4%, 8%। HIV नहीं फैल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी सर मैं भूल गया था, ये अगर मिस करता तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता कि मैंने मिस कर दिया पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट है, समाज में हर आदमी आप लोगों से पूछेगा और ये बताना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों को भी बताइएगा, जो पढ़ाते हैं बच्चों को उनको बताइए बातें, किन किन चीजों से HIV नहीं फैलता है। सलाइवा से नहीं फैलेगा, सलाइवा से, छूने से। किस करने में कोई दिक्कत नहीं है,
छूने से नहीं फैलता है, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। खाना खाने से कपड़े ज़्यादा। यूजुअली नहीं पहनने चाहिए, पर अगर पहनते हैं तो फैलने के चांसेस नहीं है, क्लियर। एक टॉयलेट को यूज करने से HIV नहीं फैलता है, नाई के उससे से HIV नहीं फैलता। अच्छा, ये हाँ, सब सर, ये- एक ये- आम सर, बात है। इसमें- पहले जो है जिस समय ये इसका शुरुआत हुई थी उस समय ये बात बहुत थी कि वो कट लग जाएगा, HIV पॉजिटिव सर, ये आज भी है ब्लड भ्रांति, हाँ, आज भी जिस बहुत- रोग के बारे कोविड से गुजरे होंगे आप लोग जी। कोविड के बारे में आज तक आप भी उतना ही जानते जितना कि सबसे बड़ा रिसर्चर जानता है, कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। शुरुआती दौर में HIV के साथ ही हुई। जी। लोग बिल्कुल पगलाए हुए थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जो यूथ था हर सहम चीज़ गया बिल्कुल था एकदम से। धराशायी, बिल्कुल बुद्धि नहीं काम करती, क्या करे, कौन सा रोग है, क्या आ गया। तो ये शुरुआती दौर में सब कुछ नहीं मालूम था कि क्या है, काम चलता गया, लोग रिसर्च करते रहे और आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके खत्मे की बात करते हैं हम लोग, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। खत्म ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा जीनोम वायरस के जीनोम को आत्मसात कर आत्मसात लेता है, कर हमारी लेता बॉडी है। का अंग बन जाता है, तो उसको सेपरेट कर पाना आसान नहीं है। लेकिन सर इंजेक्शन और ये जो मतलब ब्लेड से जो कट लग जाता है, दोनों में वायरस की लाइफ कितनी होती है हवा में? सर वायरस तो जैसा पढ़ा है जी। कि वो हवा में तो इनएक्टिव मतलब बिल्कुल होता है, जीवित नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन जैसे ही वो जीवित हो जाता है तो जीवित होने का वो सारे वो जो मानव रक्त में जहाँ पे वो शेल्टर पाता है वहीं जीवित रहेगा, खुले में मर जाएगा वो। खुले में वो हवा में वो आते ही मरने का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय- प्राण नहीं होता निष्क्रिय है। हाँ। हो जाता है। निष्क्रिय। निष्क्रिय हो जाता निष्क्रिय हो है, जाता है। उसके जो जीनोम है वो डीनेचर्ड हो जाता है। प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। Denatured। 53 सेकंड एक मोटी मोटी अवधि होती है जब ये हवा में जीवित रहता है। और मेन कंटेंट मैंने बताया ना कि जब इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज लगाते हैं, तो सिरिंज के बोर कितना मोटा है, जितना मोटे बोर का होगा उतने पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोर जानते हैं जी। जो गेज होती है, गेज। इतना मोटा लगा है, ये 18 से शुरू होकर 24 तक जाता है। 24 सबसे कंफर्टेबल होता है, बहुत पतला, 26 भी जाता है। छोटे बच्चों को जो इंसुलिन का है तो वो 26 होता है। बोर से उससे क्या रिलेशन होता है? उसमें जितना ब्लड मोटा आएगा रहेगा, ना। मोटा रहेगा। अच्छा, इसमें ज्यादा सामान आएगा, इसमें ज्यादा सामान आएगा। इसमें ज्यादा ब्लड आएगा, इसमें कम ब्लड आएगा। कम ब्लड आएगा तो वायरस की मात्रा कम होगी, वायरस की मात्रा कम होगी, चांसेस ट्रांसमिशन के कम होते जाएंगे। जितना ज्यादा ब्लड रहेगा HIV कंटेन करता है, ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सर नहीं सर, जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए किसी का बनाया पॉजिटिव है, ब्लड अच्छा, कितना ब्लड लगता है? 53 सेकंड। सर कितना ब्लड लगता है उसमें? कितना ब्लड होता है? चूरा होता है ना ब्लड, टप 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 चूरा होता है ना, उस वजह से ब्लड एक ड्रॉप का 1000वां हिस्सा लगता है। उसमें कितने वायरस होंगे, जो ही छुरा वहां से हटा, दूसरा वहां से हटा, वो तुरंत सूख जाती है, पतली सी लेयर बनती है, कांटेक्ट में है, खत्म। और क्या ये पॉसिबल है कि 53 सेकंड में खच 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 बनाता जा रहा है? नहीं, नहीं। साफ भी कर देते हैं ना उसके बाद। वो साफ करता है, प्लस उतनी देर तक वायरस रह ही नहीं सकता बाहर। वो भी डालते हैं। उसे चांसेस बहुत कम है। एक बार तो उसका और अब तो ब्लेड आ गई है, इसलिए ब्लेड की वजह से और संभावना। बाहर इनएक्टिव है, अंदर जाकर के फिर अगर वो जो है एक्टिव हो जाता है, ये सर nature हवा का- में उसका प्रोटीन, उसका जीनोम डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड का मतलब फिर वो पूरा जीन खत्म। नहीं हो सकता। ये HIV का, HIV वायरस के बाद वायरस बहुत है, सालों जीते हैं, पर HIV पर्टिकुलर के लिए ये बहुत वल्नरेबल होता है। हवा में इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मच्छर काटने से फैलेगा कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि मच्छर जो है जब एक बार खून पी लेता है किसी भी जीव का, तो उसके बाद वो तो काफी देर तक के लिए जो है फिर वो भोजन करेगा नहीं। सर एक ओर से लेता है, दूसरी ओर से निकालता है। हाँ। एक ओर से वो रक्त चूसता है, दूसरी ओर से सलाइवा निकालता है, अच्छा। तो उसको सलाइवा पहुंचता ही नहीं पाता। जी। तो मच्छर काटने से नहीं फैलता। जिससे वो खून चूसता है उससे सलाइवा निकालता नहीं है, एक चूसने का होता है, दूसरा सलाइवा निकालने का। अच्छा। और कोई प्रश्न? मैं समझूं कि आप लोग ज्ञान वर्धन होगी। HIV और AIDS जो है जी दोनों में कुछ सर
मेन अगर कोई डिफरेंस हो तो सर आप थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है आपका। जी। HIV पॉजिटिव होना यानी कि जिस दिन मैंने HIV अपने शरीर में लिया मैं HIV पॉजिटिव हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं एड्स का मरीज हूँ। एड्स को परिभाषित करने के लिए मैं इसे नहीं बताया कि ये अधिकतर लोग विज्ञान से नहीं है तो बहुत मुश्किल होती समझाने में। एड्स को परिभाषित करने के कई तरीके हैं। एड्स का मतलब कि जब इतने सारे सिम्टम्स आ गए, इस कई अंगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ने लगा, टीबी हो गया, आंखों में रेटिनाइटिस हो गई, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इसको हम एड्स कहते हैं। जब HIV अपने परम पे पहुंच जाता है तो इसको एड्स कहते हैं। ये एक मोटा वाला क्राइटेरिया हो गया। जो बहुत महीन क्राइटेरिया वो ये कि व्हेन योर CD4 काउंट इज बिलो 200 rather 250 then you are HIV positive. Sorry, patient of AIDS. ठीक? तो इसको डिफाइन करके कई क्राइटेरिया दिए गए हैं। वो क्राइटेरिया बताऊं तब तो मतलब HIV ही बाद में एड्स में HIV तो इन्फेक्शन है, हमने लिया है। HIV वायरस है। शरीर में अलग अलग अंगों को नष्ट किया है, वो एड्स हुआ। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कई ऑर्गन किसी एक चीज के कारण अफेक्टेड हो तो उसको रोग नहीं, डिजीज नहीं कहते। डिजीज सिंड्रोम में ही फर्क होता है। मल्टीपल डिजीजेस में कंस्टिट्यूट सिंड्रोम। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, आई का इन्वॉल्वमेंट, लंग का इन्वॉल्वमेंट, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, लिवर का इन्वॉल्वमेंट, अगर सारा इन्वॉल्व है दैट इज सिंड्रोम। पर उसके पीछे कारण तो एक होना चाहिए तभी सिंड्रोम कहलाता है। एक ही रोग के कारण से कई ऑर्गन्स अफेक्टेड हो गए दैट बिकम्स सिंड्रोम। देखिए नहीं क्लियर है सर। जानलेवा हो भी सकता, नहीं हो सकता। हाँ, जानलेवा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस हद तक इन्फेक्शन हुआ है। सर HIV पॉजिटिव होने के बाद एक व्यक्ति की लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जितनी भगवान ने लिख के दी है, एक दिन कम नहीं जिए प्रोवाइडेड। ये तो पहले सर ने बता दिया। कहते थे ना कि दवा से 15 साल या 20 साल तक ये कोई क्राइटेरिया नहीं। पहले प्रचार में देता था। वो प्रचार तब तक था जब तक कि कंसेप्ट क्लियर हाँ, नहीं था। मैंने कहा ना नरेश यादव को दिया ना मैंने, आज जी। मिलता है। हाँ, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 22 से 24 साल पहले पेशेंट था मेरा, पहला पेशेंट था इलाहाबाद में। उनकी दवा भी चल रही है। खाते हैं दवा, मस्त रहता है। सर दवा के कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? बहुत साइड इफेक्ट होते हैं पर वो आप लोग फील्ड से बाहर की चीज। अच्छा सर HIV पॉजिटिव होने के बाद कितने टाइम बाद डिटेक्ट होता है? उसी को विंडो पीरियड कहते हैं। 6 महीने 6 हफ्ते से अर्लीस्ट होगा वो 3 हफ्ते से 6 महीने तक। और जो बहुत लॉन्गेस्ट होगा वो 6 महीने। 6 महीने के बाद 6 हफ्ते में पता चल जाएगा पॉजिटिव नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव है। सर HIV पॉजिटिव को खाने पीने की कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए थी नॉर्मल? ये डिपेंड करता है कि आपके CD4 का लेवल क्या है। अगर आपका CD4 10, 100, 1100, 800, 700 बहुत ऊंचा है तो आप प्रिकॉशन लेते हुए बाहर की कटी कटी चीज़ें हैं, खुली चीज़ें हैं वो ना खाएं, तो बाकी सब कुछ खाएंगे। ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है कि HIV पॉजिटिव है, मान लो एक पूछ निकल गई तो सींग निकल गया, अलग से पहचाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो HIV पॉजिटिव, you may be, he may be. Sugar is more hazardous than HIV. Hepatitis is 100 times more fatal than HIV. हाँ, उसको लोग हल्के में लेते हैं। उसको हल्के में लेते हैं। HIV हवा बना देते हैं। तो किसी भी रोग की तरह आजकल इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग। क्रॉनिक मतलब वो जो लंबे समय तक साथ में जी। क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है ना, जी। फेलियर हो के लंबे हाँ। समय चल रही है, वैसे ये इन्फेक्शन है लंबे समय चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक गोली खानी है रात के रात, केवल एक गोली। केवल एक गोली। ये डिपेंड करता है किस लाइन पे चल रहे हैं। शुरुआत एक गोली से होती है, जी। कायदे से खाते रहे तो दम निकलने तो एक गोली पे चल जाएगी। बदमाशी करते बीच बीच में गैप करते रहे तो वायरस रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर अगली लाइन पे आना पड़ता है। अगली लाइन पे आएगी तो कॉस्टली भी हो जाती है थेरेपी और दवाओं की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो वो लोग जो नियमित रूप से अपनी दिनचर्या बताए ना, पॉजिटिव दिनचर्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव की दवा खाते हैं, पूरी जिंदगी। जैसे एक बार अगर मान लीजिए दवा की मात्रा बढ़ गई तो फिर क्या 3 बार ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू करते करते घट भी सकती है? क्या चीज? दवा की मात्रा। बिल्कुल,
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड ART सेंटर से जो दवाएं दी जाती हैं, तो जो काउंसलर बैठता है वहाँ पे, उसका पहला काम क्या होता है कि पेशेंट अगर बिना डब्बी किया है, उसको डब्बी वहाँ से मिलती है, 1 महीने की खुराक मिलती है, बिना डब्बी की अगर वो आया है तो काउंसलर को बहुत हड़काता है, क्योंकि काउंसलर का पहला काम क्या होता है कि दवा किस दिन दी गई है और जिस दिन वो आया है अगली बार दवा लेने के लिए उसके बीच में कितनी गोलियां मिस हुई, उसके आधार पर एनालाइज किया जाता है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये कितना रिलायबल पेशेंट है, अगली दवा देने के लिए इसको कंसल्ट किया जाए कि ना किया जाए। ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है इस चीज़ में कि अगली जो थेरेपी देनी है हमको इसको दिया जाए कि ना दिया जाए, कि दवाइयाँ बड़ी सीमित हैं, जो दवा एक बार खत्म हो जाती है, दवा खाते खाते वाले वायरल लोड बढ़ने लगा, CD4 कम होने लगा, यानी कि दवा फेलियर में चली गई, विषाणु बढ़ रहा है दवा खाते हुए भी और इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं हमारे वो घट रहे हैं, इसका तो दवा फेलियर में चली गई। फिर अगली दवा तय की जाती है, और दवा कैसे तय की जाती है, सारी दवाओं की जांच की जाती है, जो जो अवेलेबल दवाएं सबकी जांच की जाती है उसके खून से, कि कौन कौन सी दवाएं उस वायरस के लिए सेंसिटिव है, उसमें दवाएं खोज के फिर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उसका। बड़ा टीडियस जॉब होता है, ये जांच बड़ी कॉस्टली होती है, 19-20 हज़ार रुपये की जांच होती है। जांच सर HIV के पेशेंट क्या कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ ज़्यादा है क्या?